Good afternoon, all of you. I, BK Sinha, welcome you back to this session of editorial discussion. कल जो 2-3 अनाउंसमेंट किया था मैंने, आई होप यू मस्ट हैव टेकन एडवांटेज ऑफ दीज. पहला था कि हमने जो एडिटोरियल था उसको लैंडस्केप मोड पे प्रेजेंट किया, जिससे आप लोगों को डेफिनेटली पढ़ने में सुविधा हुई होगी. दूसरा जो अनाउंसमेंट था कि वर्ड मीनिंग मेरे अपने हैंडराइटिंग में लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, आपने उसको भी देखा होगा और उसका भी एडवांटेज लिया होगा. एक थर्ड अनाउंसमेंट था कि इस एडिटोरियल डिस्कशन को सिर्फ डिस्कशन तक ना छोड़कर इसको कॉम्प्रहेंशन के फॉर्म में भी ले आया जाए, तब सही फ़ायदा मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए. स्टिकिंग टू माई प्रॉमिस टू यू, आज से ये वाला चीज़ शुरू होगा. जब कॉम्प्रहेंशन के बाद डिस्क्रिप्शन में ही क्वेश्चंस रहेंगे. आई हैव ड्रॉन 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पैराग्राफ फ्रॉम दिस एडिटोरियल, और उसका आंसर आपको देख के और उसको लिख के रखना पड़ेगा. टुमारो वी विल टेक अप दिस डिस्कशन, और तब आप इवेलुएट कीजिएगा कि आपका कॉम्प्रहेंशन वाला पोर्शन कितना अच्छा हुआ. आज जो एडिटोरियल मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो भी हिंदू का ही है. आज का एडिटोरियल है, उसका टाइटल है टेक ओवर फियर्स, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस डिसीज़न को डिस्कस किया गया है जिसके द्वारा भारत की सरकार ने प्रतिबंध लगाया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर. जो ऑटोमेटिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में होता है, उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. उसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, ये इस एडिटोरियल में डिस्कस किया जाएगा. बट उसके पहले हम पहले एक नज़र डालते हैं उन वर्ड्स पे जो इस एडिटोरियल में मौजूद हैं, लेकिन उसको मेरे पहले के डिस्कशंस में बताया जा चुका है. उस पर एक नज़र. पहला वर्ड है इन्वेस्टमेंट, मीन्स निवेश. सेकेंड मूव वर्ड मैंने कल ही डिस्कस किया था. मूव का मतलब होता है चाल. नेक्स्ट इज डिस्ट्रेस्ड का मतलब पीड़ित या पीड़ा में. नेक्स्ट इज सिनेरियो, ये वर्ड भी कल के एडिटोरियल में था. सिनेरियो मीन्स परिदृश्य. नेक्स्ट वर्ड इज कर्ब मीन्स दबाना या कंट्रोल करना. नेक्स्ट इज एडॉप्ट भी कल वाले एडिटोरियल में ही था. एडॉप्ट का मतलब अपनाना या ग्रहण करना. नेक्स्ट इज एग्जिस्टिंग मीन्स जो वर्तमान में है, जैसे दिस इज द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं. और एक और वर्ड है रेगुलेट मीन्स होता है नियंत्रित करना. तो ये वर्ड्स थे जो आज के एडिटोरियल में भी आपको दिखेंगे और जिनको मैं पहले आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूँ. नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप द न्यू वर्ड्स विच वी शुड नो एंड विच हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस एडिटोरियल. पहला वर्ड है न्यूएंस्ड. ये वर्ड भी मुझे अच्छी तरह से याद है कि पहले डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसीलिए इसका मीनिंग यहाँ पे फिर एक बार लिखा गया है फॉर योर कन्वीनियंस. न्यूएंस्ड मीन्स सूक्ष्म. सेकेंड अप्रोच हैज़ गॉट 2 मीनिंग्स. एक है अप्रोच का मतलब पहुँच होता है और दूसरा दृष्टिकोण. देन ऑटोमेटिक मीन्स स्वचालित या खुद ब खुद. नेक्स्ट इज रेज आईब्रोज. ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है अचंभित करना. नेक्स्ट इज एक्सप्लॉयट मीन्स शोषण करना या फ़ायदा उठाना. नेक्स्ट इज डिप्रेस्ड मीन्स होता है मंद. जो चीज़ दबी हुई होती है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डिप्रेस्ड. नेक्स्ट इज इक्विटी. डिप्रेस्ड के साथ और थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगा. ए मेंटल कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड डिप्रेशन. डिप्रेशन के लिए तब हिंदी वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं अवसाद. ये बहुत ही रेयर वर्ड है. डिप्रेशन हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली आजकल के लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर उसका हिंदी वर्ड पूछा जाए तो शायद बहुत लोगों को पता नहीं होता. डिप्रेशन मीन्स अवसाद. इक्विटी का 2 मीनिंग है. एक तो न्याय संगत, और अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो इक्विटी मीन्स शेयर. नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर. ये भी यहाँ पे यूज़ किया गया एक टर्मिनोलॉजी है. इसका मतलब अवसरवादी अधिग्रहण. नेक्स्ट इज इंटिटी मीन्स इकाई. व्यावसायिक इकाई के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इंटिटी. नेक्स्ट इज होस्ट का 2 मीनिंग होता है. एक तो मेजबान. गेस्ट का अपोजिट वर्ड है होस्ट. मेहमान के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं गेस्ट, और मेज़बान जो आपकी
आपकी खातिरदारी करता है उसको हम लोग कहते हैं होस्ट, बट यहाँ पे यूज़ किया गया है ये एक ग्रुप के रूप में, समूह के रूप में। नेक्स्ट एक और फ्रेज है पुल द ट्रिगर। पुल द ट्रिगर मीन्स निर्णायक कदम उठाना। नेक्स्ट वर्ड इज अनईज। अनईज का मतलब असहजता, जब हम कंफर्टेबल फील नहीं करते, इट मीन्स वी फील अनईजीनेस। नेक्स्ट इज प्राइवेट इंटरप्राइज। हिंदी वर्ड इसके लिए निजी उद्यम। एंटरप्राइज इज अ काइंड ऑफ बोल्ड बिजनेस। कोई भी बिजनेस जिसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग एंटरप्राइज की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब पता लगाना। नेक्स्ट इज लिंकेज। लिंकेज मीन्स होता है कड़ी या संपर्क। देन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सुरक्षा। एपरेटस। एपरेटस भी एक कॉमन वर्ड है। एपरेटस मीन्स उपकरण। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस का दो मीनिंग है, एक तो परिचय कराना जैसे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और दूसरा मीनिंग शुरू करना भी होता है, जैसे दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1976। वहाँ पर भी हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज परव्यू। परव्यू मीन्स होता है दायरा या परिधि। रेंज के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पोज। पोज का दो मीनिंग होता है, एक तो कॉमन जो मीनिंग है दैट इज मुद्रा। मुद्रा जैसे इस पोज में अगर तुम फोटो खिंचवाओगे तो ज़्यादा अच्छी फोटो आएगी वहाँ पर, और दूसरा मीनिंग होता है प्रस्तुत करना, जैसे दिस डिसीजन विल पोज ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। नेक्स्ट इज थ्रेट। थ्रेट मीन्स धमकी। नेक्स्ट इज टू द कॉन्ट्ररी। ये भी काफ़ी बार यूज़ किया जाता है ये फ्रेज, टू द कॉन्ट्ररी, इट मीन्स के विपरीत। नेक्स्ट इज क्रिएट। क्रिएट का मीनिंग है सृजन करना या बनाना। नेक्स्ट इज प्लग। प्लग अगर नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है तो इलेक्ट्रिक के लिए, इलेक्ट्रिक में जो हम लोग प्लग यूज़ करते हैं, और अगर वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है तो भरना। यहाँ पर वर्ब एज ए वर्ब यूज़ किया गया है, प्लग मीन्स भरना। नेक्स्ट इज मिसिव। हम लोग एक वर्ड जानते हैं मैसिव। मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा या जोरदार, जैसे ही डाइड आफ्टर ए मैसिव हार्ट अटैक। बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया और वो मर गया, बट यहाँ वर्ड इज मिसिव, इट इज समवॉट डिफरेंट एंड मीनिंग भी इसका डिफरेंट है। मिसिव मीन्स राजनीतिक संदेश। नेक्स्ट इज कस्टोडियन। कस्टोडियन मीन्स होता है प्रहरी, जो किसी चीज़ की रखवाली करता है, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कस्टोडियन। नेक्स्ट इज अप्रूवल। अप्रूवल मीन्स स्वीकृति। नेक्स्ट बेनिफिशियल। बेनिफिशियल मीन्स फायदेमंद। नेक्स्ट इज प्रपोजल। प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव। और लास्ट वर्ड है टैप। टैप का दो मीनिंग होता है, एज ए नाउन। एज ए नाउन टैप को हम लोग बोलते हैं नल की टूटी के लिए यूज़ करते हैं, और अगर एज ए वर्ब यूज़ करते हैं तो टैप का मतलब होता है लाभ उठाना, जैसे वी नीड टू टैप द पोटेंशियल ऑफ आवर यंग पॉपुलेशन। हम लोगों को जो हमारा युवा वर्ग है उसके क्षमताओं का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये थे वर्ड्स, लेकिन एक वर्ड यहाँ पे थोड़ा एलेबरेट डिस्कशन डिमांड करता है, और वो वर्ड है इक्विटी। इक्विटी का एक मीनिंग मैंने बताया था न्याय संगत, बट अगर इकोनॉमिक्स या शेयर मार्केट की बात करें तो इक्विटी का दूसरा मीनिंग ही होता है शेयर। शेयर कंपनी में अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपकी भागीदारी हो जाती है कंपनी में, तो शेयर के लिए दूसरा वर्ड है इक्विटी। देन क्वेश्चन अराइजेस कि शेयर कितने टाइप के होते हैं, तो शेयर्स आर ऑफ 3 टाइप्स: इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड डीवीआर शेयर। अगर आपके शेयर के आगे प्रेफरेंस या डीवीआर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ शेयर लिखा हुआ है, तो इट इज़ अंडरस्टूड दैट यू आर इन पोजीशन ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर की खासियत क्या होती है कि जिनके पास इक्विटी शेयर होता है, दे आर द रियल stakeholders in the company and they are involved in decision making of the management. Moreover, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो सारे डिडक्शंस के बाद, सारे खर्चों के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता या लॉस होता है तो उसको भी बियर करना पड़ता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सो दिस वॉज अबाउट इक्विटी। Now we take up the discussion of the editorial takeover fears. एडिटोरियल को डिस्कस करने के पहले 3 टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करना अलग से ज़रूरी होगा, जिसका मेंशन एडिटोरियल में है। पहला है ब्रिक एंड मॉर्टर इंडस्ट्रीज़, बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो ये वैसे इंडस्ट्रीज़ हैं जो कन्वेंशनल होते हैं और जिनका बिजनेस ऑनलाइन नहीं होता। परंपरावादी तरीके से चलने वाले जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बिज़नेस हैं,
उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है, ब्रिक एंड मॉर्टर इंडस्ट्रीज। दूसरा एक टर्म मिलेगा बीच में आपको, वो है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स। ये भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक प्रकार होता है, और जिसमें किसी कंपनी को एक्वायर करने का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बल्कि एक कंपनी अगर किसी देश में ऑपरेट कर रही है और अपने रीच को दूसरे कंट्री में ले जाना चाहती है, तो वो वहाँ के बिजनेस स्कोप को देखते हुए अपना सारा सेटअप वहाँ पर बिल्कुल नया करती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करती है, अपना सेल्स ऑफिसेज सेटअप करती है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ का रास्ता होता है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। थर्ड है, एक और टर्म यहाँ पे बीच में देखने को मिलेगा, वो है कैश बर्न। इसको इकोनॉमिक्स में डिफाइन किया जाता है कि दिस इज़ ए रेट एट विच ए कंपनी यूजेज इट्स कैपिटल टू रन इट्स डे टू डे ऑपरेशंस। ये उस रेट को दिखाता है जिस दर पर कोई कंपनी अपने कैपिटल को यूज़ करती है डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने में। तो दिस इज़ कॉल्ड कैश बर्न। Now we come to the editorial, takeover fears. The government's decision to ban foreign direct investments through the automatic route from neighboring countries that share a land border with India has raised eyebrows. This is mainly because the move is seen as aimed at Chinese investors who could exploit cheap valuations in the depressed economic conditions post-lockdown to pick up equity interest in select companies. गवर्नमेंट का भी एक डिसीजन आया है कि गवर्नमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बैन करेगी, उस इन्वेस्टमेंट को जो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आता है। इसमें पड़ोस के वो देश शामिल होते हैं जिनका कॉमन बॉर्डर होता है। जैसे इस पे सरकार का जो टारगेट है वो है चाइनीज़ इन्वेस्टर्स, जिनके बारे में आशंका है, सरकार को ये डर है कि जैसे ही लॉकडाउन वाली मंदी ख़त्म होगी, लॉकडाउन खुलेगा, तो इस मंदी के माहौल में हमारे यहाँ की जो कंपनीज़ होंगी उनको पैसे की ज़रूरत होगी। तो हो सकता है कि चाइनीज़ इन्वेस्टर्स इस सिचुएशन को एक्सप्लॉयट करें और वो इन कुछ जो चुनिंदा कंपनियां हैं उनके शेयर को ख़रीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाएं और उसमें अपना इन्वेस्टमेंट डालें। इंडिया इज़ नॉट अलोन इन दिस फियर ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स, एज प्रेस नोट 3 2020 series of the Commerce Ministry described it. Italy, Spain, France and Australia have already taken similar action to protect their businesses from foreign investors fishing for distressed entities in need of cash in the post-COVID-19 scenario. ये जो अवसरवादी अधिग्रहण का जो डर है, अवसरवादी अधिग्रहण मतलब अगर कोई आदमी संकट में है, खासकर आर्थिक संकट में है, तो लोग उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। तो इस तरह का जो डर भारत के मन में है, जैसा कि दिखाया गया, प्रेस नोट का जिक्र किया गया है जो कि वाणिज्य मंत्रालय ने निकाला है। तो ये डर सिर्फ भारत को ही नहीं है, बल्कि इटली, स्पेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, इनको भी इस चीज़ का डर है और उन्होंने भी इसी तरह के का एक्शन लिया है, इसी तरह के डिसीजंस लिए हैं ताकि वो अपने बिजनेस को फॉरेन इन्वेस्टर से, विदेशी निवेशकों से बचा सकें। उनका भी इशारा चाइनीज इन्वेस्टर्स की तरफ है। China's investment in India has been on a sharp up curve in the last 5 years. अगर पिछले 5 साल की को देखें तो चाइना का जो निवेश हुआ है भारत में, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। According to a Brookings India study, the total current and planned investment by Chinese entities is over $26 billion. Chinese capital is invested not just in brick and mortar industries but in technology and fintech startups, where Alibaba and Tencent have funded a host of Indian names such as Paytm, Swiggy, Ola, Zomato and BigBasket.
अगर चाइना के निवेश की स्थिति भारत में देखी जाए तो ब्रूकिंग्स इंडिया स्टडी के अनुसार वर्तमान और भविष्य में होने वाला जो इन्वेस्टमेंट है चाइना की कंपनियों के द्वारा वो 26 बिलियन डॉलर से भी ऊपर है। और चाइना का जो निवेश हमारे देश में हुआ है वो सिर्फ परंपरावादी कंपनियों में या पुराने तरह से जो इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं जिनको ब्रिक एंड मॉर्टर इंडस्ट्रीज़ के नाम से जाना जाता है उसमें ही नहीं हुआ है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी और फिनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स भी जो भारत में हुए हैं उसमें भी अच्छा खासा निवेश चाइनीज़ कंपनीज़ ने किया है। खासकर अलीबाबा और टेंसेंट ने भारत के बहुत से कंपनियों में निवेश किया। जैसे उनका निवेश पेटीएम में हुआ, उनका निवेश स्विगी में हुआ, उन्होंने ओला, जोमेटो और बिग बास्केट में भी अच्छा खासा निवेश किया है। It is quite possible that a move to curb or control Chinese investment in Indian companies was always on the cards and that COVID-19 was a good excuse to pull the trigger. ऐसा भी संभव है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट को रोकने के बारे में सरकार हमेशा सोचते रहती होगी या कुछ चाल चलते रहती होगी, लेकिन अभी कोविड-19 के माध्यम से एक अच्छा बहाना मिला भारत सरकार को कि वो इस काम को कर दे, इस काम की शुरुआत कर दे। There has always been unease over the fact that there is a thin line that divides the state sector from private enterprise in China. इस बात को लेकर हमेशा परेशानी रहती है कि चाइना में कौन सी कंपनी स्टेट सेक्टर में है या पब्लिक सेक्टर में है और कौन सी कंपनी प्राइवेट इंटरप्राइज में है या प्राइवेट सेक्टर में है। ये अंतर कर पाना बहुत मुश्किल काम है। एंड सेवरल कंपनीज देयर ट्रेस लिंकेजेस बैक टू द सिक्योरिटी apparatus ऑफ दैट कंट्री। और वहाँ पे कई ऐसी कंपनियाँ हैं जिनका संबंध अगर जोड़ा जाए तो वो किसी न किसी तरह से देश के सुरक्षा संबंधी उपकरणों से जुड़े पाए जाते हैं। नाउ वी डिस्कस द सेकेंड पैराग्राफ। सो व्हाइल द डिसीजन टू इंट्रोड्यूस ए लेयर of government approval is probably valid in the current circumstances, the government could have adopted a more nuanced approach। जबकि अभी जो निर्णय लिया गया कि गवर्नमेंट सरकार की स्वीकृति की ज़रूरत पड़ेगी, कई लेयर पे ये स्वीकृतियां लेनी पड़ेंगी इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन फिर भी सरकार को इस मामले में थोड़ा सूक्ष्म अप्रोच, न्यूएंस्ड अप्रोच रखना चाहिए था। थोड़ी अपनी रणनीति को थोड़ा और फाइन बनाना चाहिए था, सूक्ष्म रखना चाहिए था। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट शुड हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द परव्यू एज दे डू नॉट पोज ए थ्रेट ऑफ टेक ओवर ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। खास करके जैसा कि एडिटोरियल के डिस्कशन को शुरू करने के पहले मैंने ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया था, तो उसको इस दायरे से बाहर रखना चाहिए था। क्योंकि ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कभी भी जो वर्तमान में बिजनेस चल रहे होते हैं उसको अधिग्रहण करने की नीयत उनकी नहीं होती। इसके विपरीत दे क्रिएट न्यू कैपेसिटीज़ एंड बिजनेसेस इन द कंट्री। उनके आने की वजह से देश में नई संभावनाएं उत्पन्न होती हैं और बिजनेस का वॉल्यूम भी बढ़ता है। ए डिस्टिंक्शन शुड ऑल्सो हैव बीन मेड बेस्ड ऑन द क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स। Venture capital funds are financial investors who may not necessarily be interested in taking over and running a business. हमें इसमें अंतर जरूर स्पष्ट रखना चाहिए था कि इसका जो क्राइटेरिया होना चाहिए था इस तरह के ऑर्डर का, वो डिपेंड करता कि किस श्रेणी के इन्वेस्टर्स पर ये लागू करना है। जैसे वेंचर कैपिटल फंड्स, ये भी एक तरह का फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है जो कि फॉरेन कंट्रीज से आता है, लेकिन ये लोग कतई भी किसी भी चलते हुए बिजनेस को टेक ओवर करने के या उसको अधिग्रहण करने के फिराक में नहीं होते। इनका ऑब्जेक्टिव ऐसा कभी नहीं होता कि किसी बिजनेस को ये टेक ओवर कर लें। While the FDI route has been plugged, it is not clear what happens to investments that come through the market route.
अब जबकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूट को बंद कर दिया गया है, अब स्थिति अभी ये स्पष्ट नहीं है कि मार्केट रूट के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आने वाला है या होता है उस पर इसका क्या असर पड़ता है। SEBI has already sent out missives to custodians asking for details of Chinese holdings in listed entities. स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक तरह से सरकारी आदेश जारी कर दिया है उन सभी कस्टोडियंस को और उनसे डिटेल मांगा है कि हमारे यहाँ जो सूचीबद्ध कंपनीज हैं उनमें चीन का इन्वेस्टमेंट क्या है, चाइनीज होल्डिंग्स कैसा है। हाउ विल दिस बी रेगुलेटेड, इसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा, ये देखने वाली बात है। एंड अगेन व्हाट हैपेंस टू FDI that comes in through entities registered in countries that do not share a land border with India but which may trace their beneficial ownership to China। हाँ, एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि वैसे FDI, वैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हम लोग क्या करेंगे जो उन कंपनीज के द्वारा आ रही है जो हमारे देश में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जिनका कॉमन बॉर्डर नहीं है, भारत से सटा हुआ बॉर्डर उनका नहीं है, लेकिन उनके लिंक को अगर देखा जाए तो उसका ओनरशिप कहीं ना कहीं चाइना से जुड़ा हुआ है। अगर वैसी कंपनीज इन्वेस्टमेंट हमारे देश में करती हैं तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट के साथ क्या ट्रीटमेंट होगा, ये देखने वाली बात होगी। एंड नाउ दैट द वॉल हैज़ बीन रेज्ड, अब जब ये दीवार उठा ही दी गई है, ये प्रतिबंध लगा ही दिए गए हैं, अप्रूवल्स शुड बी क्विक फॉर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स इन द टेक्नोलॉजी स्टार्टअप स्पेस। तो जो भी लाइसेंसिंग या जो भी अप्रूवल वाली प्रक्रिया होती है सरकारी स्तर पर, उसमें तेज़ी आनी चाहिए ताकि जो इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है, जो प्रपोजल्स हमारे पास हैं, उसमें कोई भी व्यवधान ना आए। खासकर उन कंपनीज के प्रपोजल्स को जल्दी से जल्दी प्रोसेस करना होगा वेयर कैश बर्न इज़ हाई एंड एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स आर ऑफन टैप्ड फॉर एन टॉप अप इन्वेस्टमेंट। वैसी कंपनीज जहां पर कैश बर्न का जो रेट है वो ऊंचा है और जो वर्तमान निवेशक हैं वो उनको फ़ायदा उठाना होता है टॉप अप इन्वेस्टमेंट के द्वारा। तो ये था आज का एडिटोरियल, टाइटल था टेक ओवर फियर्स। अगर इसके जिस्ट की बात करें कि इस एडिटोरियल का फोकस किस चीज़ पे था, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए न्यूएंस्ड अप्रोच ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स यूजिंग ऑटोमेटिक रूट में हैव बिन बेटर। चीन का जो निवेश है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, उस पर जो अप्रोच हम लोगों ने अभी अडॉप्ट किया है, भारत सरकार ने जो अडॉप्ट किया है, ये थोड़ा और अगर सूक्ष्म होता, थोड़ा बारीकी से अगर इस पर विचार किया जाता तो ये और बेहतर हो सकता है। ये था एडिटोरियल जिसको आपके साथ डिस्कस किया गया। आज के इस एडिटोरियल पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। योर टास्क इज टू रीड द क्वेश्चन, understand the question and then you try to locate the answers in the given editorial, और उसके आंसर को हम लोग कल आपके साथ डिस्कस करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि क्वेश्चन क्या था और उसके आंसर्स एडिटोरियल्स में कहाँ पर थे। दिस एक्सरसाइज विल डू ए लॉट ऑफ बेनिफिट टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर टेकिंग बैंक PU एग्ज़ाम्स, या और जहाँ पर भी ऑफिसर कैडर का जो एग्ज़ाम होता है और इस लेवल का कॉम्प्रहेंशन का पैसेज अगर पूछा जाता है तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट।